हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 10 पार्ट में वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और ये 11 नंबर वाला पार्ट है। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसका आप डेट देख लीजिए कि 17 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ये 17 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के ईवीएस पेडागोजी वाले पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसके पहले जो क्वेश्चन पेपर मैंने करवाया था वो 12 जनवरी का था। 12 जनवरी के बाद 17 जनवरी को पेपर हुआ है। आप जाके अपना अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद 21 जनवरी को पेपर हुआ था। और जब 21 जनवरी तक को लास्ट पेपर हुआ था, जब वो पेपर ख़त्म हो जाएगा तो हम दिसंबर में जितने भी पेपर हुए थे 10-15 जो भी पेपर दिसंबर में हुए थे, अब फिर हम ईवीएस पेडागोजी के उन क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो एक क्वेश्चन पेपर और बचा है जो कि जनवरी सेशन का है। उसके बाद फिर सब दिसंबर सेशन के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे ईवीएस पेडागोजी में। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 76 वाले नंबर से आपका पेडागोजी स्टार्ट होता है ईवीएस का। तो हम उसको देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या प्रकृति है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या प्रकृति है। अनुपूरक है, एकल है, एकीकृत है, पाठ्य पुस्तक पे आधारित है। तो पाठ्य पुस्तक एकल विषय तो है नहीं पर्यावरण। प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण के मुद्दे ये सब शामिल होते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और पाठ्य पुस्तक ही आधारित है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, एकीकृत है, 3 विषयों को जो है वो समाहित किया गया है। एसएसटी को शामिल किया गया इसमें, साइंस को शामिल किया गया इसमें, और उसके बाद जो है वो ईवीएस तो शामिल यहाँ पे किया ही गया है। 3 विषयों को एकीकृत किया गया है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है, मिलाया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सबसे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिशें हैं। तो सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच में सुनिश्चित सीमाएं होना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना और किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने इसकी वीडियोस भी करवाई हैं कि एनसीएफ 2005 पे मैंने वीडियोस करवाई हैं। तो आप उसको उसके जो 5 कम से कम आप कुछ नहीं तो उसके 5 गाइडलाइन तो अच्छे से याद करके रखिए। वो आपको हर एक पेडागोजी में हेल्प करने वाला है, चाहे वो ईवीएस पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, संस्कृत पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, या फिर मैथ पेडागोजी, या फिर ये सीडीपी वाला ही पोर्शन क्यों ना हो। हर में वो आपको 5 गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आप उसको याद करिए, याद करके रख लीजिए, क्योंकि इस ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है कि वो गाइडलाइंस यहाँ पे भी दी गई हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच में सुनिश्चित सीमाएं होना। तो सीमाएं होने की बात वो नहीं कहते। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना, ये बात बिल्कुल ही सही है कि वहाँ पे आपको रट कर नहीं सिखाना है, उसको आपको हतोत्साहित करना है, उसको आपको प्रोत्साहित नहीं करना है। अगला क्या है कि किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, बिल्कुल सही है कि आप जो भी एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें बच्चों को क्लासरूम में सिखाई जा रही हैं वो उसको अपने बाहरी जीवन से जोड़ पाएँ, वो उसको ऐसा पढ़ाया जाए, उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो क्लासरूम में दिए जाएँ। उसके बाद स्कूल में बच्चों को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना, तो ठीक है, स्कूल में बच्चों का जो भी जीवन है, जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो भी ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाएँ बच्चों को जो कि उनकी रियल लाइफ से जो वो अनुभव कर चुके हैं उससे कनेक्ट कर पाए, या फिर जो अपने डेली लाइफ में वो यूज़ करते हैं उससे वो कनेक्ट कर पाए, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे बी और सी और डी, यहाँ पे बी सी डी और तो एकदम ही सही है। और ए जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो सीमाएं बनाने की बात नहीं करते हैं। वो सीमाएं बनाने की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो तो कहते हैं उसमें तो यही कहा गया है कि आपको सीखने के लिए समुदाय, घर, परिवार, अपने वातावरण सबके सब में रह के आपको सीखना होता है। तो यहाँ पे ये गाइडलाइन, 3 गाइडलाइन तो यहीं पे दे दी गई हैं। 2 और गाइडलाइन है, आप उसको अच्छे से याद करके रखेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय की प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, तो बिल्कुल सही है ये। बच्चों के जिज्ञासा को बढ़ाना और उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, ये बात बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बिल्कुल ठीक है ये। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, ये भी बात ठीक है। और बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि बच्चा जो है वो ज्ञान को अपने अंदर कर ले लिया है और मैं जब पूछूं तो वो उसको उगल दे। ऐसा नहीं मानना है हमें बच्चों को। ए, बी और सी, यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहले भी इसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर में या फिर मतलब किसी क्वेश्चन पेपर में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था और सेम टू सेम ऑप्शन भी थे उसमें, मतलब ऑप्शन भी सेम टू सेम थे। ऐसा नहीं था कि इसमें ऑप्शन बदले गए थे, सेम ऑप्शन थे। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह बाल केंद्रित है, किताबी है, प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना ईजी क्वेश्चन है कि क्या है ये, बाल केंद्रित है। क्या है ये, स्टूडेंट सेंट्रिक है ये। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, बच्चों के द्वारा रटकर सीखने के लिए, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए और ईवीएस पाठ्य पुस्तक को सीखने की एकमात्र संसाधन का उपयोग करने के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है। किस स्तर पर जो है वो चुनौतीपूर्ण है, तो बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए जो है वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्या है, तो यहाँ पे रट के सीखने के लिए तो है नहीं, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए भी नहीं है, एकमात्र संसाधन है पाठ्य पुस्तक, ये तो है ही नहीं। आप यहाँ पे मतलब काट भी सकते हैं। और बच्चों की रचनात्मकता को पोषित करना, ये जो है वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। और अगला ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा संदर्भ पुस्तकें, कहानियाँ और आख्यान, पाठ्य पुस्तक की परीक्षा या विवरण। पाठ्य पुस्तक की परीक्षा और विवरण तो होगा नहीं। ईवीएस सीखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, कहानियाँ और आख्यान। मतलब कहानियाँ सुनाकर बच्चे उस कहानी को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। परिवार और दोस्त, परिवहन के साधन, जल संरक्षण, हमारा स्वभाव। तो यहाँ पे थीम के बारे में आपको मैंने बताया था 5 थीम, उसकी वीडियो मैंने 5 मिनट में बनाई है, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं उस थीम को, और थीम को अच्छे से याद कर लीजिए। उससे एक क्वेश्चन आपको मतलब फ्री में मिल जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय मतलब थीम क्या है, तो परिवार और दोस्त। तो आपको 6 थीम एकदम अपने माइंड में रखना है कि ये थीम है उसकी। और अगला क्वेश्चन 83 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए और याद रखने की क्षमता को विकसित करने के लिए। तो याद रखने की क्षमता तो हटा देना है और अनुभव प्रदान करना है बच्चों को करके सीखने का, तो ये तो सी तो होगा ही होगा। जोड़ तोड़ कौशल विकसित करना, ये भी ठीक है, करके सीखेंगे तो उसमें जोड़ तोड़ तो होगा ही होगा। और साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और डी, अगर आप देखेंगे कि हर ऑप्शन में डी है तो आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं।
और अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दिया जा सकता है यदि यदि गतिविधियां आयोजित किया जाए, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित किया जाए, शिक्षक के द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भ के अनुसार गतिविधियां संचालित किया जाए, बच्चों के द्वारा डिजाइन किए गए समूह को शिक्षक के द्वारा बढ़ावा दिया जाए। तो ईवीएस में जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो दिया जाएगा बच्चों को किसके द्वारा दिया जाएगा? बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो बच्चों को किसके द्वारा दिया जाएगा? तो गतिविधियां आयोजित करके, गतिविधियों के बाद चर्चा को आयोजित करके, ये बात ठीक है। और शिक्षक के द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भ के अनुसार गतिविधियां संचालित करके, तो ये भी ठीक है। बच्चों के द्वारा डिजाइन किए गए समूह को शिक्षक के द्वारा बढ़ावा दिया जाए, ये भी ठीक है, जिससे कि बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो ABCD सभी ऑप्शन ठीक थे, लेकिन इन्होंने ABCD पूरा ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए BCD जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा यहाँ पे आंसर में, क्योंकि गतिविधियाँ आयोजित करने के बाद ही हम मीनिंगफुल लर्निंग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे B ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ठीक होगा। 85 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें, 85 नंबर वाले क्वेश्चन को देखें कि पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दिया जाए, क्षेत्र भ्रमण बच्चों के लिए अधिगम जो है वो सार्थक हो सकते हैं, बच्चों के लिए अधिगम जो है वो सार्थक हो सकते हैं। पौधे विषय के मुद्दों के लिए सार्थक हो सकते, पौधा एक थीम है के मुद्दे, विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दिए जाए, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाएं, शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया जाए, आमंत्रित व्याख्यानों के लिए सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द जो है वो आयोजित किया जाए। तो यहाँ पे B ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सिखाने के लिए सबसे उपयोगी संसाधन हो सकता है? तो इसमें समाचार पत्र भी हो सकता है, और सर्वेक्षण भी हो सकता है, और समुदाय के सदस्य भी हो सकते हैं। तो ईवीएस सिखाने के लिए A, B और D ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर होंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर पे बच्चे ट्विटर का यूज़ तो नहीं ही करने वाले हैं। तो समाचार पत्र हो गया, सर्वेक्षण हो गया, और समुदाय के सदस्य हो गए। तो A, B और D हो गया। अगला क्या है 87 नंबर वाला क्वेश्चन कि भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, ये बात ठीक है, यदि सर्वेक्षण किया जाए, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यदि नारे बच्चों के द्वारा तैयार किए जाए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नारे तैयार करने से बेटर जो है वो A, B और C वाला ऑप्शन जो है वो क्या होगा? A, B और C वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? होगा। तो यहाँ पे नारे से बेटर जो है वो A, B और C वाला ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं कि मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण इसका क्या है? वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। तो ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आप आराम से काट सकते हैं। समूह कार्य को अगर बढ़ावा दिया जाए तो वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देंगे, बिल्कुल सही है। वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करेंगे, ठीक है। ये बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पे A, B और C ऑप्शन जो है वो क्या होगा? 88 का A, B और C ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगला है कि आकलन में स्व आकलन क्या है? आकलन में स्व आकलन मतलब कि सेल्फ असेसमेंट क्या है? तो सीखने के लिए आकलन करना, सीखने का आकलन करना, सीखने के रूप में आकलन करना, या फिर सीखने के रूप में आकलन करना, या फिर सीखने के माध्यम से मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे 89 का नंबर क्या होगा कि सीखने के रूप में आकलन करना। आपको एकदम इसको अच्छे से याद रखना है कि स्व आकलन क्या होता है? सीखने के रूप में आकलन करना, ठीक है। तो इस सीखने के रूप में आकलन करना जो है वो क्या होता है? एक बार इसके इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। तो असेसमेंट एज लर्निंग,
एज लर्निंग जो है वो सेल्फ है, मैं अपने से नहीं बता रही हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन का आंसर सीटेट की तरफ से ये दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है। तो मतलब आपको ये एकदम गलत होना नहीं चाहिए कि अगर उन्होंने पूछा कि स्व आकलन क्या है, तो स्व आकलन जो है वो क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव हो जाएगा, फॉर से आप फॉर्मेटिव कर सकते हैं, और ऑफ लर्निंग का जो है वो समेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो क्या किया जाता है कि शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए, और सीखने बच्चों के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होता है कि शिक्षक की जो डायरी होती है, और शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक के द्वारा शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा करने के लिए और उसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं उसके लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। तो जो आज का क्वेश्चन पेपर था ईवीएस का, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर था। और अब एक क्वेश्चन पेपर जनवरी सेशन का बचा है, 21 जनवरी 2022 का। उसके बाद जितने भी पेपर मैं कराऊंगी वो दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो